नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों 24 जुलाई को आपके जो फर्स्ट पारी में फर्स्ट पारी में 24 जुलाई को सुबह जो 10 बजे जो पेपर हुआ था आपका लेवल 2 का, तो उसका मैंने साइकोलॉजी का वीडियो तो कल ही अपलोड कर दिया था। आज हम हिंदी के पेपर का 24 जुलाई शिफ्ट थर्ड आप इसको जिसको कह सकते हो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो 23 जुलाई को और थर्ड शिफ्ट जो 24 जुलाई को सुबह 10 बजे से हुआ था एग्ज़ाम, उसके हिंदी पेपर का हल हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। बिल्कुल सटीक आंसर 30 प्रश्नों के मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथियों मैंने लेवल फर्स्ट का साइको हिंदी करवा दिया 23 जुलाई वाला, 23 जुलाई का लेवल 2 का साइको हिंदी करवा दिया और 24 जुलाई का जो सुबह 10 बजे पेपर था उसका साइको कल करवा दिया था और हिंदी ये रही। ठीक है, तो 24 जुलाई की अब आपको हिंदी साइको जो 3 बजे वाला पेपर है उसके भी जो वीडियो है वो आज ही आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, देखिएगा पेपर कोड आपके ए है शिफ्ट थर्ड PL2। ठीक है, मतलब लेवल 2 का पेपर है। शिफ्ट थर्ड जो आपके सुबह 10 बजे से पेपर था 24 जुलाई को, उसमें आज हिंदी वाला पार्ट हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो संपूर्ण 30 प्रश्न देख करके जाइएगा साथियों। सीरीज कोड यहाँ पर ए है। तो चलिए हिंदी वाले भाग पर हम आ जाते हैं। ये आपके साइकोलॉजी वाला भाग चल रहा है। ये देखिए हिंदी भाषा फर्स्ट आपके हिंदी, यहाँ कुल 30 प्रश्न हैं तो इनको हम हल करने वाले हैं। यहाँ पर आप चाहो तो बिल्कुल इस गद्यांश को पढ़ सकते हो, आप वीडियो रोककर भी इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हो। तो देखो पहला प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 1 क्या है। रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ है। तो रेखांकित शब्द क्या है? अपेक्षा। इसका आपको अर्थ बताना है साथियों। विकल्प है अनादर, अस्वीकृत, आकांक्षा या अवहेलना। तो देखो अपेक्षा शब्द के 3-4 अर्थ लिए जाते हैं, तो जिसमें से अनादर तो नहीं होता है, अनादर का मतलब तो जिसका आदर नहीं किया जाए, अस्वीकृत जिसको स्वीकृत नहीं किया जाए, अवहेलना जिसकी एक तरह से बुराई की जाए, दोष निकाले जाए। तो साथियों ये तीनों ही चीज़ें जो है ये अपेक्षा का सही अर्थ नहीं बता रही है। तो कौन सा विकल्प सही है? आपके विकल्प नंबर जो बी है आकांक्षा, ये इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा 31वें प्रश्न में। बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होने वाला है ये आपके फाइनल आंसर की में भी। नेक्स्ट 32वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है। भूतकाल का सही उदाहरण पूछा गया है। तो विकल्प है पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। दूसरा है अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं। तीसरा है पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और चौथा है अंग्रेजी अखबार हिंदू द्वारा पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिएगा भूतकाल का सही उदाहरण पूछा है तो हो गया है, पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। भूतकाल की बात की जा रही है। अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं और पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सटीक है साथियों। पहले यह सुविधा नहीं थी, पहले मतलब भूतकाल की बात की जा रही है, इसलिए 32वें प्रश्न में आपके सी वाला विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है काफी, काफुर, काबिल और कापुरुष। तो साथियों कापुरुष का मतलब बुरे पुरुष से या कायर पुरुष से ऐसे कुछ लिया जाता है। तो पुरुष मतलब यहाँ पुल्लिंग है, तो ये आपका आंसर नहीं है। काफुर, काफुर भी पुल्लिंग शब्द है। काबिल, काबिल भी पुल्लिंग शब्द है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? काफी शब्द जो है, हालांकि प्रश्न बोनस योग्य भी हो सकता है साथियों, क्योंकि काफी शब्द डायरेक्टली यहाँ पर पूछ रहा है, तो काफी शब्द का वाक्य में प्रयोग होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं 33वें प्रश्न में प्रथम विकल्प पे जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट 34वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 34, इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित का बहुवचन बदलने पर होगा। तो रेखांकित शब्द क्या है? इस तकनीक, ये एक रेखांकित शब्द है, इसका आपको बहुवचन बनाना है। तो इन तकनीक, इस तकनीक, इन तकनीकों और हम तकनीक। तो भाई इस तकनीक का इस तकनीक तो होगा नहीं, ये तो गलत है। इस तकनीक का हम तकनीक भी नहीं होगा, इन तकनीक भी नहीं होगा, बल्कि 34वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा सी वाला विकल्प, इन तकनीकों। ये बिल्कुल इसका सटीक उत्तर है साथियों। तीसरा विकल्प आपके 34वें प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। तो 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप है खास, फिर तैयार, फिर संभव और पेंच। तो ये यहाँ पर देखिए हिंदी मानक रूप यहाँ पर पूछा गया है।
तो निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप, प्रश्न अधूरा है साथियों, प्रश्न अधूरा है क्योंकि निम्नलिखित में से किस शब्द का हिंदी मानक रूप पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो पेज, खास, तैयार और संभव, तो हिंदी मानक रूप फिर भी मैं संभव पे जाऊंगा। हालांकि संभव शब्द जो है हिंदी का मानक रूपों में आ सकता है। बाकी प्रश्न ये भी बोनस योग्य ही है 35वां प्रश्न, क्योंकि इसमें कुछ भी स्पष्ट ही नहीं है, इसलिए 36वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। कमेंट कर सकते हो प्रश्न नंबर 35 के लिए। 36वां प्रश्न है, सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है श्रवण, चावन, शावन और श्रावण। तो देखो सावन जो शब्द है इसका हिंदी शुद्ध रूप आपसे पूछ रहा है 36वां प्रश्न, और इसका जो सही उत्तर होगा वो रहेगा चौथा विकल्प। सावन शब्द का जो हिंदी शुद्ध रूप होगा वो होगा साथियों श्रावण। क्या होगा? श्रावण होगा, कोई डाउट नहीं है। 36वें प्रश्न में आपके चौथा जो विकल्प है श्रावण वाला, ये बिल्कुल सही है, कोई चेंजेज इसमें भी नहीं होने वाला है। तुम दौड़कर चलते हो, 37वां प्रश्न है, तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण और सर्वनाम। तो देखो रेखांकित पदबंध क्या है, रेखांकित शब्द क्या है? तुम, और तुम शब्द क्या है? एक सर्वनाम शब्द है साथियों। क्या है ये? एक सर्वनाम शब्द है, अतः सर्वनाम यहाँ पर ये पदबंध का उदाहरण है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। तो 38वां प्रश्न है, ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। दौड़ धूप करना, दूध का दूध, पानी का पानी करना, दिन में तारे दिखाई देना और दो टूक जवाब देना। तो देखो ठीक न्याय करना जो यहाँ पर मुहावरा है, इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा साथियों वो होगा दूध का दूध, दूध का दूध और पानी का पानी करना। बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, मतलब एक तरह से सही प्रकार से न्याय कर दिया, ओरिजिनलिटी ला दी सामने। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 38 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है। घर का भेदी लंका ढाए, कंगाली में आटा गीला, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है और एक अनार 100 बीमार। तो देखो घरेलू शत्रु प्रबल होता है, इसका जो सही अर्थ है साथियों वो रहेगा घर का भेदी लंका ढाए। ये बिल्कुल इसकी सही लोकोक्ति है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढा सकता है, जैसे विभीषण के ऊपर ये लोकोक्ति बनी है साथियों। तो प्रथम विकल्प आपके 39 में सही है। नेक्स्ट 40वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 40 है, कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं? आश्चर्य चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और पूर्ण विराम चिन्ह। तो देखो प्रश्न चिन्ह तो यहाँ ऐसा लगाना चाहिए तो गलत है। आश्चर्य चिन्ह ये इस प्रकार होता है, ये भी नहीं लग रहा है तो ये भी गलत है। निर्देशक चिन्ह बीच में इस प्रकार से होता है साथियों, योजक से थोड़ा बड़ा चिन्ह, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। आंसर क्या रहेगा? ये पूर्ण विराम चिन्ह का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये पूर्ण विराम चिन्ह का ये उदाहरण है, अतः इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई चेंजेस नहीं होगा। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 40 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 41वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 41, निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है तो वह कौन सी है? वह डाल्टन योजना है, बेसिक शिक्षा है, किंडरगार्टन विधि है और प्रोजेक्ट पद्धति है। तो भाई देखो मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान, तो साथियों ये डाल्टन, किंडरगार्टन या प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि जो बेसिक शिक्षा है महात्मा गांधी जी की, उनसे इन सब चीज़ों को बल मिला है, बेसिक शिक्षा से। अतः प्रश्न संख्या 41 में आपके बेसिक शिक्षा वाला विकल्प सही है, इसमें भी कोई चेंजेज आपके नहीं होने वाला है, यही इसका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर माना जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 42 को देखेंगे। तो 42वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो और कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती है। तो साथियों प्राथमिक स्तर के पश्चात मतलब कक्षा 5 के बाद में पद्य और कविताओं का चयन आपको करना है साथियों। तो किस बात का ध्यान रखोगे कि भाषा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, जीवन से दूर कृत्रिम हो, भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो और कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती हो। तो जो सबसे सटीक उत्तर है साथियों इस प्रश्न में वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 3, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, कि जो जिस कक्षा के लिए कविता बनाई गई है उसकी जो भाषा है वो उसी स्तर के अनुकूल होना चाहिए। यही बिल्कुल सटीक उत्तर है साथियों, सी वाला विकल्प ही सही माना जाएगा फाइनल आंसर की में भी। चलिए 43वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 43 क्या पूछ रहा है?
विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें, पहला विकल्प। दूसरा है अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए, तो असीमित प्रशंसा नहीं करना चाहिए, ये गलत हो जाता है। विद्यार्थी के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए, ये भी गलत है, क्योंकि करना चाहिए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा की जाए, उपेक्षा नहीं अपेक्षा करना चाहिए। तो दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प गलत है, आपके प्रथम विकल्प सही है। अध्यापक जो है वो विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें, तो ये बिल्कुल सटीक आंसर है साथियों, जिसके कारण बालक सही ढंग से लिख पाएगा और लेखन कौशल में निरंतर विकास होता रहेगा। तो 43वें प्रश्न में कोई डाउट नहीं है, प्रथम विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 44 क्या है? विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। तो पहला देखेंगे, पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेना, पढ़ना और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए, सही लग रहा है ये तो। दूसरा देखेंगे, अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए, गलत लग रहा है, क्योंकि अभिप्रेरणा का ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए, उपेक्षा क्यों की जाए? अशुद्ध उच्चारण कर रहा है शब्दों का, तो फिर उसको सही करवाने पर बल देना चाहिए, तो ये भी गलत है। अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए, ये भी गलत है, नेगेटिव है तीनों ही चीज़ें। अतः छात्र में अगर पठन कौशल विकसित करना है तो पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें दी जाए, उनको पढ़ा जाए छात्रों के द्वारा, और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर भी उन्हें दिया जाए, किनको? छात्रों को। तो विकल्प 1 आपके 44वें में सही है, कोई डाउट नहीं है साथियों, कोई चेंजेस भी नहीं होने वाला है। चलिए 45वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, वर्णों की अधिकता, बाराखड़ी का अभाव और हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजा नहीं है। तो देखो, मातृभाषा अगर किसी की हिंदी है तो हिंदी शिक्षण की समस्या क्या रहेगी? बाराखड़ी का अभाव रहेगा क्या हिंदी में? जी नहीं, बाराखड़ी होती है, तो ये आपका आंसर नहीं। वर्णों की अधिकता, ये भी कोई समस्या नहीं है। हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजा नहीं है, तो हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजा नहीं है क्या, इसीलिए हिंदी शिक्षण की मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है? जी नहीं, राइट आंसर है देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, क्योंकि हिंदी को किस में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है साथियों। तो विकल्प 1 आपके सही है प्रश्न संख्या 45 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 को देखेंगे। 46वां प्रश्न है, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है दैनंदिनी का, ग्रीन बोर्ड का, पाठ्य पुस्तक का और झाड़न का। तो भाई ऐसा है, भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान पूछा गया है। तो साथियों, दैनंदिनी तो अध्यापक डायरी होती है, ग्रीन बोर्ड, झाड़न या पाठ्य पुस्तक। तो देखो, प्रश्न एक तरह से बहुत ज़्यादा डाउटफुल वाला है। ग्रीन बोर्ड आंसर नहीं रहेगा इसका, दैनंदिनी, झाड़न भी नहीं रहेगा। पाठ्य पुस्तक या दैनंदिनी में से दोनों में से एक माना जाएगा, और इसका जो सही उत्तर है मेरे हिसाब से पाठ्य पुस्तक होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ इस प्रश्न का आंसर। तो साथियों, 46वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प में बता रहा हूँ, बाकी प्रथम भी हो सकता है, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए 47वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। रेडियो, OHP, टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर। तो भाई रेडियो तो नहीं है, रेडियो पर तो बल नहीं दिया जा रहा है कि भाई आप ये विशेष प्रकार का शिक्षण साधन है, वर्तमान में विद्यालय में सर्वाधिक इसका प्रयोग करो, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। रेडियो तो गलत विकल्प है, इसको आप हटा दो। टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न या OHP, तो टेप रिकॉर्डर भी नहीं है साथियों, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। टेलीविज़न या OHP तो विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन। तो प्रश्न में बिल्कुल यहाँ पर सटीकता नहीं है। सटीकता मतलब कि भाई क्या पूछा जा रहा है, स्पेशली ये नहीं बता रहा है प्रश्न। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर टेलीविज़न और OHP में से दोनों में से एक माना जाएगा। हालांकि टेलीविज़न जो है साथियों दृश्य श्रव्य सामग्री है, OHP सिर्फ दृश्य है, तो टेलीविज़न के ज़्यादा चांस है जी इसको सही मानने का। लेकिन टेलीविज़न का प्रयोग से ज़्यादा OHP पे बल दिया जाता है, तो हो सकता है इसका आंसर C और B में से एक माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या तो C मानेंगे या B मानेंगे। तो देखो प्रश्न ऐसे ही है। इस बार का पेपर वाकई में लेवल का आया था, ऐसा पेपर आपके 2021 में होना चाहिए था साथियों। 2021 में अगर ऐसा पेपर होता तो निश्चित रूप से जो इतनी हाई परसेंटेज गई है लेवल फर्स्ट में, उतनी परसेंटेज किसी भी कोई कंडीशन ही नहीं थी। अगर ऐसा पेपर लेवल फर्स्ट में होता ना 2021 में, तो यूँ मानिए 110 के आसपास रह जाती कट ऑफ, 110 के आसपास।
वो भी जनरल की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 की ओर बढ़ेंगे। तो 48वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से 2 कार्य करने होते हैं? आवृत्ति और पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन और चिकित्सा, अस्पष्टता और निवारण, और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। तो देखो क्या चीज पूछ रहा है ये कि विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान और कौशल, उनकी रुचियों और अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है। तो ये तो हमें मापन मूल्यांकन से पता चलता है। तो मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या, ये यहाँ पर हमको करना होगा साथियों। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इस प्रश्न में भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। आपके चौथे विकल्प को ही बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा फाइनल आंसर की में भी। नेक्स्ट 49वां प्रश्न, भाषा शिक्षण सत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है? निदानात्मकता, योग्यता परीक्षा, परीक्षा विधि और भावनात्मक। तो भावनात्मक को तो आप हटा दो। देखो क्या पूछ रहे हैं, मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि भाषा शिक्षण में, तो मापन के लिए सबसे ज़्यादा हम योग्यता परीक्षा, इसको भी हटा दो। परीक्षा विधि या निदानात्मकता, भाई निदान से तो हमें छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है। यहाँ पर मापन करना है तो परीक्षा विधि इसका सही उत्तर होगा साथियों 49 का। सेकंड विकल्प सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 50 को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 50 है, यदि विद्यार्थी कुछ समय से बच रहे हो, पढ़ने की और उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए? क्रियात्मक अनुसंधान, उपचारात्मक शिक्षण, इकाई पाठ योजना का अभाव और विद्यालय निर्माण समिति। तो इकाई पाठ योजना का अभाव हटा दो, इसको विद्यालय निर्माण समिति हटा दो। क्रियात्मक अनुसंधान या उपचारात्मक शिक्षण, तो भाई कुछ समय उनसे बच रहे हैं, पढ़ने में उनकी रुचि में वृद्धि हो रही है, उनके जो व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है जैसा हम चाहते हैं। तो साथियों ये क्रियात्मक अनुसंधान नहीं आएगा, बल्कि इसमें उपचारात्मक शिक्षण आएगा, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में हम उनकी कमियों को दूर कर देते हैं और वो चीज़ों को सीख जाते हैं। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। 50वें प्रश्न में उपचारात्मक शिक्षण को ही सही माना जाएगा। नेक्स्ट 51वां प्रश्न देखेंगे। देखिए 51वें प्रश्न में यहाँ पर वापस गद्यांश है, तो गद्यांश को आप चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके बाद में इनके प्रश्नों को हम देख लेते हैं साथियों, वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हो गद्यांश को। 51वां प्रश्न है, रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है, अव्यय है, पुल्लिंग है, सर्वनाम है और विशेषण है। तो दैनंदिनी शब्द पूछा है, तो दैनंदिनी शब्द कहाँ है? यहाँ देखिएगा, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख कहने से कम हो जाता है। दैनंदिनी कार्यकलापों में सुख या दुख की अनुभूति होती है। तो दैनंदिनी मतलब रोज के जो क्रियाकलाप होते हैं उसकी बात की जा रही है। अर्थात यहाँ पर साथियों ये जो दैनंदिनी शब्द है ये सर्वनाम तो नहीं है, पुल्लिंग भी नहीं है, क्योंकि स्त्रीलिंग है, अव्यय या विशेषण। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा विशेषण। चौथा विकल्प आपके इस प्रश्न में सही है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। नेक्स्ट 52वां प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 52 है, अनुकूल का विलोम है प्रतिकूल, विनिहित, विप्रयास और अनुकूलन। तो भाई अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। क्या होता है? अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है साथियों। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 52 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 को देखेंगे। 53वां प्रश्न है, चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद है चित्त प्लस तन, चिन्ह प्लस तन, चिम प्लस तन और चिन्ह प्लस तन। तो देखो चिन्ह प्लस तन तो नहीं होगा, चित्त प्लस तन भी नहीं, ना ही चिन्ह प्लस तन, बल्कि चिम प्लस तन बराबर शब्द बनेगा साथियों चिंतन। और यह है व्यंजन संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण है ये? व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो सेकंड विकल्प 53 में सही है। नेक्स्ट 54 की तरफ बढ़ेंगे। आपके 54वां प्रश्न है, अभिव्यक्ति सामसिक पद में समास नहीं थे, द्विगु है, द्वंद्व है, अविभाव है और बहुब्रीहि है। तो देखो अभिव्यक्ति यहाँ पर जो उपसर्ग लग रहा है, अभी उपसर्ग लग रहा है, उपसर्ग, और जिन शब्दों के आगे उपसर्ग लगे होते हैं साथ ही उसमें अविभाव समास होता है। दूसरा विकल्प आपके सही रहेगा 54 में, अविभाव समास का उदाहरण है साथियों ये। नेक्स्ट 55 देखेंगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो दिमाग, अनायास, मगर और मुंह है। तो मुंह शब्द तो तद्भव शब्द है, मगर, दिमाग या अनायास। 55वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई, कौन सा विकल्प सही करोगे प्रश्न संख्या 55 में? तो राइट आंसर देख लेते हैं आपके 55वें प्रश्न में कौन सा सही रहेगा साथियों। अनायास शब्द यहाँ पर एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है ये? तत्सम शब्द है। तीसरा विकल्प आपके 55वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 पे आते हैं। तो 56वां प्रश्न, बीमारी शब्द के सही पर्यायवाची है
मनोदशा, रुग्ण और उपशमन, अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त, आधि, व्याधिग्रस्त और आदिग्रस्त, और अशक्त, रोगग्रस्त और रोष युक्त। तो जो बीमार शब्द है इसका आपको पर्यायवाची बताना है कि भाई तीनों ही शब्द बीमार के पर्यायवाची होना चाहिए। तो भाई मनोदशा को तो नहीं कहते बीमारी, तो ये गलत है। आधि, व्याधिग्रस्त और आदिग्रस्त, आधि और व्याधि तो अलग अलग होती है, एक तो बीमार, एक तो मानसिक और शारीरिक, तो ये भी आपका आंसर नहीं। अस्वस्थ है, रुग्ण है और व्याधिग्रस्त, तीनों ही साथियों ये बीमार शब्द के पर्यायवाची है। अतः 56 में आपके दूसरा विकल्प सही है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। चलिए 57वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कनिष्ठ, गरिष्ठ, स्पष्ट और वरिष्ठ। तो देखो वरिष्ठ में तो बड़ा ठा आता है तो गलत है, गरिष्ठ, कनिष्ठ तीनों ही गलत है, स्पष्ट शब्द यहाँ पर शुद्ध रूप है। विकल्प नंबर 2 आपका सही है प्रश्न नंबर 57 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 को देख लेते हैं। आपके 58वां प्रश्न है, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं ध्वनि, समय, भाषा, वर्णमाला और भावानुकूलित। तो ध्वनि, समय, वर्णमाला या भावानुकूलित उसको नहीं कहेंगे साथियों। अपने विचार को प्रकट करने के लिए हम जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसको भाषा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भाषा के नाम से। तो तीसरा विकल्प आपके 58 में सही रहेगा। नेक्स्ट 59 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है सात, सादात, स्वभाव और सामन। तो देखो एकार्थी शब्द जो होते हैं साथियों, जिनका एक अर्थ निकलता हो, एक निश्चित अर्थ निकलता हो, तो वो आपको बताना है। हालांकि प्रश्न ये जो आपके 59 है इसमें राइट आंसर रहेगा 7। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों, ये एकार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 60 की ओर बढ़ेंगे, जो कि अंतिम प्रश्न है आपके। बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है। तो ये ओ माँ जो शब्द है रेखांकित हो रहा है, और रेखांकित शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और अव्यय। तो देखो बीमारी के समय हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में हमारे मुंह से क्या निकल जाता है? ओ माँ। तो ओ माँ मतलब अपनी माँ को याद किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये पदार्थवाचक संज्ञा तो नहीं है साथियों, ये जातिवाचक संज्ञा भी नहीं है, अव्यय या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो रहेगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि ओ माँ शब्द का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं? अपनी माँ के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं चौथे विकल्प पे जाऊँगा। इसमें कई सारे जो टीचर है अव्यय बता रहे हैं, हालांकि कन्फ्यूज़न है, बट मैं चौथे विकल्प पे जाऊँगा। अब आप कमेंट करिए, जो 2-3 प्रश्न ये कन्फ्यूजन वाले हैं इसमें आपको जो मैंने बताया वो कितना सही लगता है। तो जल्द ही मिलते हैं साथियों। शिफ्ट 4 जो आपके 24 जुलाई को हुआ था, आपके साइको और हिंदी का पेपर बाकी है, उनको भी मैं आज ही सोल्व करवाने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।